वर्ष पुराना हमारा देश, उसकी हालत देखो। और 500 साल पहले जो अमेरिका अस्तित्व में आया, जो आज वर्ल्ड सुपर पावर बना हुआ है, यदि भारत अपनी पूरी शक्ति और प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ता, यहां ईमानदारी होती, सच्चाई होती और यहां के नेतृत्व में स्वाभिमान होता, तो आज विश्व का नेतृत्व अमेरिका नहीं भारत करता। इसलिए अब सबको खड़ा होने की जरूरत है। ओडिशा के यदि आप भू संपदाओं को देखो तो यहां कोयला 69.158 बिलियन टन, कितना, इतना खोज लिया गया। रिजर्व कोल कितना, सबको बोलना, 69.158। ये सब नोट कर लो। भारत की अर्थव्यवस्था डिफरेंट सेक्टर में कितनी बड़ी है, हमारी इकोनॉमी का साइज क्या है, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, हमारी इकोनॉमिक वेल्थ क्या है डिफरेंट सेक्टर्स में। तो सुनो, भारत में करीब 50,000 से लेकर के 1 लाख टन सोना है, जिसकी कीमत करीब 150 से 300 लाख करोड़ रुपए। भारत का शेयर मार्केट करीब 16 करोड़ रुपए का, स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट करीब 340 लाख करोड़ रुपए का, और कॉमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट करीब 177 लाख करोड़ रुपए का। लैंड, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट कहती है 20 लाख करोड़ रुपए, रियल्टी में करीब ये 100 लाख करोड़ रुपए का, और रिटेल मार्केट 25 से 50 लाख करोड़ रुपए का, और माइनिंग करीब 50 से 100 लाख करोड़ रुपए का। ये 7 बातें मैंने आधा मिनट में 35 सेकंड में बताई। भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था, भारत की रियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, भारत का रियल इकोनॉमी का साइज क्या है, करीब 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। कहते हैं ना, आंदोलन क्यों कर रहे हो बाबा जी? हम ये जो करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था चल रही है, इसमें ज्यादातर काला धन दबा हुआ है, अर्थात बेईमान लोगों ने इस पूरी अर्थव्यवस्था पर ज्यादातर कब्जा किया हुआ है। उनकी चंगुल से इस अर्थव्यवस्था को बचाना है और वास्तविक धरातल पर लाना है। और जिस दिन काले धन की अर्थ रूप में सामने आएगी, तो भारत की जीडीपी अमेरिका से करीब दुगनी, चीन से करीब दुगनी होगी, और भारत वास्तव में पूरी दुनिया का आर्थिक रूप से नेतृत्व करने में सफल हो जाएगा। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। 400 लाख करोड़ रुपए बेईमानों ने जो लूटा है, उसको देश को वापस दिलाना है। 400 से 500 लाख करोड़ रुपए है, इसमें 500 लाख करोड़ रुपए सामान्य व्यक्तियों की भी संपत्ति मान ली जाए तो 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाओं की लूट को बचाना है, नहीं तो उसको भी लूट लेंगे। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर जो साम्राज्यवादी ताकतों का एकाधिकार स्थापित हो चुका है, उससे भी इस देश को बचाना है। पूरा देश एक तरह से नीलाम कर चुके हैं। आखिर ये देश किसी राजनीतिक पार्टी का ही नहीं, किसी एक कुल खानदान घराने का नहीं, ये देश हम 121 करोड़ भारतीयों का है, और इस की रक्षा की जिम्मेदारी यह हमारी मां है, हम इसकी संतानें हैं, और अपनी मां की रक्षा की जिम्मेदारी उसकी औलादों की है। हम मिलकर के इस भारत माता को बचाएंगे, ये संकल्प भी आज लेकर के जाएंगे। देखो ये क्यों जरूरी है आंदोलन, और इससे क्या मिलेगा जरा सोचो। अकेला कोयला जो है वो ओडिशा में करीब 300 लाख करोड़ रुपए का है। आयरन ओर, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, पेट्रोल, गैस और दूसरे मिनरल्स, 89 प्रकार के मिनरल्स, वो सब के सब मिनरल्स ओडिशा में मिलते हैं। ओडिशा के ही भू संपदा और इन सब का मूल्यांकन किया जाए तो वो कम से कम बता रहा हूं आपको, करीब 5000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। कितना? पूरे वर्ल्ड की जीडीपी है करीब 4000 लाख करोड़ रुपए की। कितने की पूरे वर्ल्ड की जीडीपी? तो एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ उड़ीसा की भू संपदाएं पूरी दुनिया के बराबर ताकत रखता है अकेला उड़ीसा। कितनी ताकत है? पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का साइज क्या है? 4000 लाख करोड़ रुपए, करीब 80 ट्रिलियन डॉलर। और अकेला उड़ीसा का जो मिनरल्स है, भू संपदा है, यहाँ के जमीन के अंदर मिलने वाले लोहा, कोयला आदि जो चीजें हैं, ये कितने की हैं?
5,000 लाख करोड़ रुपए की। तो एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ ओडिशा, इसीलिए ये भगवान जगन्नाथ की धरती है, भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह इसके ऊपर है। तो आप लोग ऐसे ही हरि बोल करते रहते और दाल भात खाता करे, और कौन सा भात खाते हो जो दही मिला हुआ, पखाल भात खा करके सो जाते, हरि बोल। पखाल भात खाया और हरि बोल करके लेट गया और लुटेरे लूट गए। तो पखाल भात भी खाना है और ओडिशा को भी ये पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये राजनेताओं की जागीर नहीं, ये भ्रष्ट बेईमान और गद्दारों की जागीर नहीं, ये ओडिशा हमारा है, ये ओडिशा। और इसकी रक्षा कौन करेगा? और इसकी रक्षा करने से आपको क्या मिलेगा? पूरी दुनिया के बराबर ताकतवर ओडिशा खड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा अधिकार इस ओडिशा को मिलने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, ओडिशा में माइनिंग करीब कम से कम बता रहा हूं, हाँ, कम से कम ओडिशा में 10 लाख करोड़ रुपए का माइनिंग होता होगा। कितने रुपए का? जोर से तो बोलो। और 10 लाख करोड़ में से यहां का बजट कितना है जी पर ईयर का? गवर्नमेंट जो बजट डिक्लेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट, 40,000 करोड़ रुपए का पर ईयर का, ठीक है। यदि इस 10 लाख करोड़ रुपए में से यदि 25%, मेरा मानना है कम से कम 25% तो रॉयल्टी का, जो भी वहां से खनिज निकलता है, भू संपदा होता है, उसका 25% हिस्सा किसको मिलना चाहिए? स्टेट को। यदि 10 लाख करोड़ रुपए का यहां का स्टेट के अंदर से मिनरल्स निकाला जाता है, तो उसमें से कम कितना भागीदारी है, कितना उसमें मिलना चाहिए उड़ीसा को? 2.5 लाख करोड़ रुपए। और 2.5 लाख करोड़ रुपए का जिस दिन ओडिशा का बजट होगा, यहां इतने स्कूल, इतने कॉलेज, इतने यूनिवर्सिटी, इतने रोजगार के साधन, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इतनी अच्छी सड़कें और इतनी ज्यादा समृद्धि होगी कि जितनी समृद्धि आज ब्रिटेन के अंदर, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया के तमाम, अमेरिका सहित पूरी दुनिया में, चाहे जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, कोई भी देश, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग ओडिशा के हो जाएंगे, इतनी ताकत ओडिशा के पास में। लेकिन अब ये सारा पैसा किनके पास जा रहा है? ये सारा पैसा जा रहा है बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास। अंग्रेजी में उनको बोलते हैं मेगा कैपिटलिस्ट। क्या बोलते हैं उनको? मेगा कैपिटलिस्ट। बड़े बड़े पूंजीपति, साम्राज्यवादी ताकतें। उन कंपनियों के वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ आप देखोगे ना, तुम हमको दरिद्र बना के यदि धनवान बनने की कोशिश करोगे, यह हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये कैसे होगा? इसके लिए पूरा नीति बदलना पड़ेगा। जब मैं पिछले दिनों आया तो यहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं, बाबा जी हमको रॉयल्टी नहीं देते। तो मैंने कहा जाकर के दिल्ली की सरकार को घेरते क्यों नहीं? मेरे से बोलते बाबा हमको रॉयल्टी नहीं देते। तो मैंने कहा ओडिशा के लोगों को जो यहां मिनरल्स हैं उनमें रॉयल्टी दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, यदि तुम आंदोलन करते हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे, और तुम नहीं करते तो हम आंदोलन करेंगे और ओडिशा वालों को उनका हक दिलाएंगे। दरअसल रॉयल्टी कौन निर्धारित करता है? रॉयल्टी निर्धारित करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन निर्धारित करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और इसका हिस्से में क्या मिलता है? जैसे किसी ने छाछ में से मक्खन निकाल लिया हो, दही में से, दूध में से मक्खन निकाल लिया हो, इनको छाछ भी नहीं मिलता, इनको खुरचन मिलती है। खुरचन समझते? एक होता है दूध, दही, उसमें से फिर घी निकालते हैं, फिर छाछ बनता है, उसमें से यदि फैक्ट्री में चला गया तो मिल्क का पाउडर भी बनता है, सब प्रोटीन उसमें से, वो क्या, पनीर भी बनता है। और नीचे जो घड़ा होता है ना, मटका जिसमें पकाया जाता है, उसमें क्या लगता है नीचे? कोरुओ मिलता है आपका।
और उसको भी खा के बोलते हैं हाँ हाँ अच्छा लगता है। अरे मलाई कोई खा रहा है, मक्खन कोई खा रहा है, दूध कोई पी रहा है, छाछ कोई पी रहा है, पनीर कोई खा रहा है, और तुम कोरवा खा करके ही खुरचन खा के बोला अच्छा लगता है। ये लुट गया। ये जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, सबसे ज्यादा लूट हुआ है भू संपदा का। सबसे ज्यादा लूट किसका हुआ? और उसमें भी सबसे ज्यादा कोयला का और लोहा का। अभी पिछले दिनों जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जब 2G घोटाला सुना तो देश के लोगों को लगा और ये 2 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। कितना? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ में यदि यूनिवर्सिटी बनाई जाती तो हर एक जिले के अंदर एक बढ़िया यूनिवर्सिटी बन सकती थी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर एक जिले के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इतना लूटा। 50 बिलियन कोयला कुछ कंपनियों को बेच दिया कौड़ियों के भाव। उसका कीमत होता है 200 लाख करोड़ रुपए। कितना? तो ये घोटाला है। ऐसे लूटता है, अपने को लगता है कितना पैसा कहां लूट लिया, हमको दिखता ही नहीं है। अब मैं सोचता हूं कि इस पूरे आंदोलन में जो दिल्ली में हो रहा है ना, इसमें नजदीक यद्यपि हरियाणा है, राजस्थान है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, और दिल्ली में हो रहा है इसलिए दिल्ली तो है ही। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये नजदीक है। पंजाब और थोड़ा नजदीक है झारखंड और हिमाचल भी, लेकिन ये नजदीक राज्य, वहां से तो लाखों लोग इसमें आ ही रहे हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूं इसमें सबसे ज्यादा आना चाहिए ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों को, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी लड़ाई हमें लड़नी, सबसे बड़ी लड़ाई इनकी लड़नी। और अपने हक की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। अपने हक की लड़ाई को ये पूंजीपति नहीं लड़ेंगे। अपने हक की लड़ाई ये राजनीतिक पार्टियां और राजनेता नहीं लड़ेंगे। अपने हक की लड़ाई कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लड़ेगा। अपने हक की लड़ाई हमको खुद लड़ना है और अपना अधिकार हमको पाना है। हम भीख नहीं मांग रहे। अब बात समझ में आई कुछ? अब ये सोचते हैं कि ये हमको कैसे मिलेगा? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर सबका बराबर अधिकार होता है। यह संवैधानिक अधिकार है, यह प्राकृतिक तुम्हारा अधिकार है, यह भगवान प्रदत्त तुम्हारा अधिकार है। जमीन के ऊपर तो अलग अलग लोगों ने अधिकार जमा लिए। आधी जमीन के ऊपर अधिकार कुछ बड़े जमीन वालों के हैं, और आधी जमीन पर अधिकार सरकार का है, और भू संपदा पर बराबर सबका हक है, क्योंकि वो सारा का सारा उसमें कुछ निकालने वालों को मिलता है, कुछ निकलवाने वालों को मिलता है, बाकी हिस्सा सबका बराबर। वो आपको कैसे मिलेगा? आपको मिलेगा, आपके बच्चों का एजुकेशन मिलेगा, आपको फ्री एजुकेशन, फ्री सबका ट्रीटमेंट, और आपको उससे रोजगार। तो इनडायरेक्ट वो धन पाने की प्रक्रिया होती है। तो सरकार का पैसा लोगों का पैसा। कैसे? सरकार क्या रखती है अपने पास? सरकार जो भी रखती है तनख्वाह में लगा देती है, डेवलपमेंट में लगा देती है, डेवलपमेंट में लगाती है तो रोजगार। तो सरकार का पैसा कभी भी सरकार के पास नहीं रहता है। सरकार के पास जितना भी पैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और उससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर उससे एजुकेशन, हेल्थ और तमाम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान की जो सुविधाएं हैं, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर जो है अलग अलग तरह के दूसरे प्रोजेक्ट, ये जो भी काम होगा वो सब आपके पास आएगा। तो खैर, मैं बात कह रहा था, ये करीब सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना, वो भू संपदाओं की। काला धन